नमस्कार। आज हम पश्चिम अफ्रीका के साहिल क्षेत्र और नाइजीरिया में पिछले हफ्ते जो कुछ अहम घटनाएं हुई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये वो इलाका है जहां सुरक्षा को लेके गंभीर चुनौतियां हैं और राजनीतिक उथल-पुथल भी लगातार जारी है। बिल्कुल। ये बातचीत आप तक प्रोवेव एआई के जरिए पहुंच रही है। हाँ। और ये सारी जानकारी स्टाइलो न्यूज ने तैयार की है, जो एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। आज हमारी नज़र खास तौर पर माली, नाइजर, बुर्किना फासो और उत्तरी नाइजीरिया पर रहेगी। हमारे पास कई तरह के स्रोतों से जानकारी आई है इसमें। खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं और सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो भी शामिल हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकालकर आपके सामने रखें, अलग अलग नज़रिए पेश करें, और वो भी मतलब बिना किसी का पक्ष लिए। सही। और इन घटनाओं को बिना डराए या कोई सनसनी फैलाए समझने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ। हाँ, तो शुरुआत करते हैं साहिल के जो ताज़ा हालात हैं उनसे। जी। जिहादी हिंसा तो आप देखें तो लगातार बढ़ ही रही है। जी। JNIM यानी जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े जो समूह हैं वो अपना असर बढ़ा रहे हैं, खासकर माली, बुर्किना फासो और नाइजर में। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 2024 में दुनिया भर में आतंकवाद से जितनी मौतें हुईं उनमें से आधी से ज़्यादा इसी इलाके में हुई हैं। यह आंकड़ा मतलब वाकई परेशान करने वाला है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। और इसी के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत ज्यादा है। हाँ। माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इन तीनों ही देशों में सेना ने तख्ता पलट किया है। जी। अब इन तीनों ने मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया है, अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स यानी AS। अच्छा। और इसके चलते उन्होंने इकोवास, जो पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है, जैसे पुराने क्षेत्रीय संगठनों से एक तरह से दूरी बना ली है। तो ये एक बड़ा बदलाव है वहाँ के शक्ति समीकरणों में। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीज़ें बदल रही हैं ना, जैसे फ्रांस और अमेरिका की सेनाएं वापस जा रही हैं। जी, उनकी मौजूदगी कम हो रही है और उनकी जगह रूसी भाड़े के सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी है। हाँ, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि उनका ध्यान शायद सुरक्षा से ज़्यादा संसाधनों के निकालने पर है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि इसका असल असर क्या होता है। सही। अच्छा, अब जरा नाइजर की तरफ चलते हैं। वहाँ राजधानी नियामे में 22-23 अक्टूबर के आसपास एक बहुत गंभीर घटना हुई है। क्या हुआ है? एक अमेरिकी मिशनरी और पायलट हैं, केविन राइडआउट, उन्हें उनके घर से अगवा कर लिया गया। ओह! और ये घर राष्ट्रपति महल से महज 100 गज की दूरी पर है। इतना करीब? ये तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, शक 3 हथियारबंद लोगों पर है। हो सकता है उनका ताल्लुक IS से हो या फिर वो कोई स्थानीय गिरोह हो सकता है जो मतलब उन्हें इन उग्रवादियों को बेचने की फिराक में हो। अच्छा। राइड आउट का फोन आखिरी बार नियामे से करीब 56 मील उत्तर में ट्रैक हुआ था और वो इलाका इस्लामिक स्टेट साहिल प्रांत की एक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो मतलब खतरा असली है। बिल्कुल। अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और वो नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग काफी चिंता जता रहे हैं, उनकी सुरक्षा वापसी की दुआ कर रहे हैं। जाहिर है, इस अपहरण ने न्यामे में रहने वाले स्थानीय लोगों और विदेशियों दोनों में डर पैदा कर दिया है। हाँ। और ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि शायद राजधानी में भी जुंटा सरकार की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, खासकर जब अपहरण राष्ट्रपति महल जैसी अहम जगह के इतने पास हुआ हो। सही कहा। अच्छा, नाइजर में एक और घटना हुई है। जून 2024 में एक समूह है, फ्रंट पैट्रियोटिक पोर ला जस्टिस, FPJ, उसने एक स्थानीय प्रशासक अमादो टोडा और 4 और लोगों को अगवा किया था। हाँ, मुझे याद है। तो उन्हें हाल ही में रिहा कर दिया गया है। अच्छा, कैसे? ये FPJ समूह पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ोम की रिहाई की मांग कर रहा है। अब ये रिहाई कैसे हुई ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि जुंटा सरकार के सामने सुरक्षा के साथ साथ अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियां भी कितनी जटिल हैं। बिल्कुल। अब जरा माली का रुख करते हैं। माली इस वक्त ईंधन के एक बड़े संकट से जूझ रहा है। हाँ, ये भी खबरों में था। सितंबर की शुरुआत से ही अल कायदा से जुड़ा जो समूह है JNNIM, उसने पड़ोसी देशों से आने वाले ईंधन के टैंकरों को निशाना बनाना और रोकना शुरू कर दिया है। अच्छा। ऐसा लगता है कि उन्होंने ईंधन और मोटरसाइकिल जैसे जो अवैध व्यापार हैं उन पर अपना नियंत्रण काफी मजबूत कर लिया है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है वहाँ? नतीजा ये है कि पूरे देश में, खासकर राजधानी बामाको में, पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं।
तो आम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई होगी। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को कर्मचारियों के आने जाने में हो रही दिक्कतों की वजह से 27 अक्टूबर से 2 हफ्ते के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद करने पड़े। स्कूल यूनिवर्सिटी बंद, मतलब मामला काफी गंभीर है। सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं इस पर? लोग काफी निराश हैं, जाहिर है, बहुत निराशा जता रहे हैं। और माली में एक और मुश्किल आ पड़ी है ना, बाढ़ की खबर भी थी। जी हाँ, भारी बारिश और फिर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ आ गई है। इसमें कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है और 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। हे भगवान! तो ये मानवीय संकट और ऊपर से ये ईंधन की किल्लत, ये दोनों मिलकर माली के लोगों के लिए हालात बहुत ही मुश्किल बना रहे हैं। जो बात मुझे और ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि माली के इस मुश्किल वक्त में उसके जो AES सहयोगी देश हैं, नाइजर और बुर्किना फासो, हाँ, उनसे बहुत ही सीमित मदद देखने को मिली है। कुछ रिपोर्ट्स तो इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि क्या ये नया गठबंधन AES वाकई संकट के समय अपने सदस्यों का साथ देने में सक्षम है भी या नहीं? ये तो एक बड़ा सवाल है। मतलब गठबंधन तो बना लिया, पर क्या वो वाकई काम कर रहा है? ये इस गठबंधन की एकता और ताकत पर एक सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर बुर्किना फासो को देखें तो वहाँ एक तरफ तो राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे देश के विकास के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति पर जोर दे रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था। उन्होंने हाल ही में वो 15वां राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार मंच FRSIT का उद्घाटन किया। जी, जिसमें पड़ोसी देशों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय NGO सुरक्षा संगठन INSO के 8 मानवीय कार्यकर्ताओं को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। क्या? जासूसी के आरोप में मानवीय कार्यकर्ताओं को? हाँ, और ये ऐसे समय में हुआ है जब देश में पश्चिमी देशों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें चल रही हैं और विदेशी सहायता पर भी सख्ती बढ़ रही है। पर इससे तो मानवीय सहायता पहुंचाने के काम में रुकावट आएगी। बिल्कुल, यही तो चिंता की बात है, खासकर एक ऐसे देश में जो खुद इतने गंभीर सुरक्षा और मानवीय संकट से जूझ रहा है। हाँ, और एड टू द चर्च इन नीड जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि पूरे अफ्रीका में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है। अच्छा। बुर्किना फासो, जो कभी काफी शांतिपूर्ण माना जाता था, अब रोजाना जिहादी हमलों का सामना कर रहा है और इनसे ईसाई और मुस्लिम दोनों समुदाय प्रभावित हो रहे हैं। दोनों? हाँ, दोनों। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका अब दुनिया में जिहादी गतिविधियों का एक तरह से सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। ये तो बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। अच्छा, अब बात करते हैं नाइजीरिया की। वहां राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने सेना के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया है। हाँ, ये खबर भी आई थी। ये फेरबदल तख्ता पलट की अफवाहों के बीच हुआ है ना? हाँ, हालांकि सरकार और सेना दोनों ने इन अफवाहों को खारिज किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों को बदला गया है। तो आधिकारिक तौर पर क्या कहा जा रहा है? क्यों किया गया ये फेरबदल? आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया है कि ये फेरबदल देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है। नाइजीरिया कई मोर्चों पर लड़ रहा है। बोको हराम है, आईसिस पश्चिम अफ्रीका है, डाकुओं के गिरोह हैं, अलगाववादी ताकतें हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस फेरबदल को सीधे तख्ता पलट की अफवाहों से जोड़कर देख रहे हैं। अच्छा, नाइजीरिया में एक और खतरनाक बात सामने आई है, वो बोको हराम के ड्रोन इस्तेमाल करने वाली। हाँ, बिल्कुल। बोको हराम अब हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। बोर्नो राज्य के गवर्नर हैं बाबागाना उमारा जुलुम, उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है और हवाई सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ड्रोन, ये तो एक नई और खतरनाक चुनौती है। मतलब उग्रवादी समूह अब नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा। लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी दिख रहे हैं, जैसे नाइजीरिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सोमालिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। हाँ, अगस्त 2025 में अबुजा में एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी 54 अफ्रीकी देशों के रक्षा प्रमुख शामिल हुए थे। जी, और उसमें आतंकवाद से निपटने के लिए स्थानीय क्षमता बढ़ाने और आपसी सहयोग पर जोर दिया गया। ऐसा लगता है कि नाइजीरिया महाद्वीप में सुरक्षा सहयोग को लेकर एक नेतृत्व की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छी बात है। और डेल्टा राज्य में पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। हाँ, जो अवैध हथियारों को रोकने की एक कोशिश है। अच्छा, कुछ और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी नजर डाल लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका पर कुछ आरोप लग रहे हैं। हाँ, आरोप लग रहे हैं कि वो अपने ही कानूनों को तोड़कर माली, गिनी, गैबोन और बुर्किना फासो जैसे देशों को हथियार बेच रहा है, जहां सेना का शासन है। डेली मैवरिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के कानून ऐसे देशों को हथियार बेचने से रोकते हैं जहां अलोकतांत्रिक सैन्य शासन हो या मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो ये तो गंभीर आरोप है। बिल्कुल।
दूसरी तरफ रूस अफ्रीका के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। वो इसे न्याय ऊर्जा जस्टिस एनर्जी नीति कह रहे हैं। न्याय ऊर्जा, ये क्या है? रूस के ऊर्जा मंत्री हैं सर्गेई सिविलियोव। उन्होंने खासकर माली, नाइजर और बुर्किना फासो के साथ परमाणु ऊर्जा के विकास में सहयोग की बात की है। परमाणु ऊर्जा? हाँ, उनका कहना है कि ये पुराने औपनिवेशिक तरीकों से अलग, बराबरी और सम्मान पर आधारित साझेदारी होगी। और इसी के साथ नाइजर में रूसी भाषा सीखने के कोर्स भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये रूस के साथ बढ़ते सांस्कृतिक रिश्तों का संकेत है। दिलचस्प है। अच्छा, नाइजर में एक और अहम फैसला हुआ है न्यूनतम मजदूरी को लेकर। जी हाँ, वहाँ की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी, जिसे SMIG कहते हैं, उसमें 40% की बढ़ोतरी की है। 40%? हाँ। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसे 30,047 FCFA से बढ़ाकर 42,000 FCFA कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद कामगारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ये वाकई एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब हमने ये सारी जानकारी जिन स्रोतों से ली है, उन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने ABC न्यूज़, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, अल जजीरा जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों का इस्तेमाल किया है जी। साथ ही एक्ट2 नाइजर, bamada.net, मालीजेट, बुर्किना 24, पंच NG जैसे क्षेत्रीय समाचार आउटलेट्स भी देखे हैं। इनके अलावा FDD's लॉन्ग वॉर जर्नल जैसे विशेषज्ञ विश्लेषण और स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। और हर स्रोत आप देखें तो स्थिति के एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है। हाँ, जैसे RFI ने धार्मिक स्वतंत्रता पर फोकस किया, डेली मैवरिक ने दक्षिण अफ्रीकी हथियारों के निर्यात पर और एक्ट2नाइजर ने रूस नाइजर सहयोग पर खास ध्यान दिया। और गैबो न्यूज ने राजनीतिक अस्थिरता पर, सेनेगो ने AES की सुरक्षा संप्रभुता पर और फ्रांस एंटिलीज ने जिहादी हमलों के फैलाव पर रिपोर्ट किया है। अच्छा, अगर सोशल मीडिया की बात करें, खासकर X जो पहले ट्विटर था, तो वहाँ क्या माहौल है? #military, #Mali, #terror, #Niger, #Nigeria जैसे हैशटैग के साथ जो बातें हो रही हैं, उनमें ज्यादातर नकारात्मक भावनाएं ही दिखती हैं। लोगों में डर है, सरकार और सेना की काबिलियत पर निराशा है और कूटनीति के नाकाम रहने पर हताशा भी है। बिल्कुल। अपहरण और हमलों की खबरों पर गुस्सा और सहानुभूति दोनों देखने को मिलती हैं। जैसे केविन राइडआउट के अपहरण पर बहुत चिंता जताई गई। हाँ, जाहिर है। माली में ईंधन संकट और स्कूल बंद होने पर लोग काफी निराश हैं। हालांकि कहीं-कहीं सेना की कामयाबी या जैसे नाइजर में न्यूनतम मजदूरी बढ़ने जैसी बातों पर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया भी है। हाँ, वो भी है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अस्थिरता और हिंसा को लेकर चिंताएं हावी हैं। और माली के ईंधन संकट के समय AES सदस्यों से मदद न मिलने की आलोचना भी हो रही है, जैसा हमने पहले बात की। सही। तो अब इन हालात को देखते हुए जो मुख्य खिलाड़ी हैं, मतलब जो फैसला लेने वाले लोग और समूह हैं, उनके नजरिए क्या लगते हैं? साहिल के जुंटा नेताओं की बात करें तो माली, बुर्किना फासो, नाइजर के जो सैन्य नेता हैं, वो सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रहे हैं, भले ही इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोकना पड़े। वो बाहरी दखल का विरोध करते हैं और AES के जरिए अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता पर जोर देते हैं। और नाइजीरिया में राष्ट्रपति टिनुबू की सरकार, उनका फोकस सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और शासन को स्थिर बनाए रखना है। सेना में फेरबदल शायद इसी का हिस्सा है। उनका लक्ष्य बोको हराम, डाकुओं और अलगाववादियों से निपटना है। अमेरिकी सरकार का क्या रुख है? वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, जैसा केविन राइडआउट के मामले में उनकी कोशिशों से दिखता है। आतंकवादी विरोधी प्रयासों में शामिल तो हैं, लेकिन सतर्कता के साथ। और इलाके में उनकी सीधी सैन्य मौजूदगी कम हो रही है। और रूसी सरकार? वो उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही है, जो पश्चिमी ताकतों के हटने से बन रही है। वो ऊर्जा, खासकर परमाणु ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ा रहे हैं, खासकर एस देशों के साथ अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में हैं। और जिहादी समूह JNIM, ISSP, FPJ, बोको हराम, वो इस अस्थिरता का फायदा उठा रहे हैं, इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। अपहरण और अवैध कारोबार जैसे ईंधन और सोने का, उससे पैसा कमा रहे हैं और सरकार के अधिकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। और जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे इकोवास, AU, UN, वो तख्तापलट की निंदा करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर उनकी बात का असर कितना होता है, या वो अपने फैसलों को लागू करवा पाते हैं या नहीं,
इस पर सवाल उठते रहते हैं। तो आगे क्या हो सकता है? आने वाले वक्त में किन बातों पर नजर रखनी चाहिए हमें? सबसे पहले तो केविन राइडआउट के अपहरण का क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और क्या माली में ईंधन की सप्लाई ठीक हो पाएगी? स्कूल खुलेंगे? और ये एएस की जो संयुक्त सेना फोर्स यूनिफिए बनाने की बात हुई है, वो कितनी कारगर होगी? क्या वो वाकई सुरक्षा ला पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। नाइजीरिया का नया सैन्य नेतृत्व सुरक्षा के हालात कैसे संभालेगा? क्या बोको हराम के ड्रोन हमलों से निपटा जा सकेगा? रूस और अफ्रीकी देशों के बीच जो परमाणु सहयोग की बात हो रही है, वो मामला कैसे आगे बढ़ता है? हाँ, और मेडागास्कर का मामला भी है। हालांकि वो सहेल से थोड़ा अलग है। क्या वहां वाकई सैन्य नेता अपने वादे के मुताबिक 2 साल में नागरिक शासन वापस लाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या समाधान सिर्फ सैन्य कार्रवाई से निकलेगा या फिर राजनीतिक बातचीत? और जो जड़-वजह हैं, गरीबी, बेरोजगारी, उनको दूर करने की ज्यादा जरूरत है। और क्या एएस जैसा क्षेत्रीय सहयोग बाहरी निर्भरता को कम करने में कामयाब हो पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या उन्हें दखल देना चाहिए या सिर्फ मदद करनी चाहिए? और ये जो देशों की निष्ठाएं बदल रही हैं, खासकर रूस की तरफ झुकाव, क्या इससे लंबे समय में स्थिरता आएगी या हालात और उलझेंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में गौर करना होगा। आपको ये भी बता दें कि स्टाइलो न्यूज इस तरह का विश्लेषण तैयार करने के लिए कई स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसमें रॉयटर्स, बीबीसी, अल जजीरा जैसे पारंपरिक समाचार माध्यम तो हैं ही, जी, साथ ही एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जानकारी ली जाती है। स्टाइलो 250 से ज्यादा स्रोतों से 20 से ज्यादा भाषाओं में रियल टाइम जानकारी इकट्ठा करता है, उसका अनुवाद करता है और फिर एआई की मदद से उसका विश्लेषण करता है। अच्छा। जी, तो अगर हमारे श्रोता भी दुनिया भर की घटनाओं पर इसी तरह की ऑन डिमांड एआई संचालित जानकारी चाहते हैं, तो वो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लेने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वहाँ आपको अलग-अलग प्लान मिलेंगे जिनमें कस्टम एआई सर्च, सोशल मीडिया स्रोत विश्लेषण और निर्णयकर्ताओं की दृष्टिकोण जानने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बहुत खूब। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि पश्चिम अफ्रीका के इन जटिल हालात पर हुई ये चर्चा आपके लिए जानकारी भरी रही होगी। ताज़ा अपडेट्स और विश्लेषण के लिए स्टाइलो न्यूज़ को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।